हालात में है, किस कंडीशन में है। कभी यहाँ पर मेरे ख्याल में शायद एक हल्का सा कचरा भी नहीं होता होगा। कई लोग सफाई करने वाले होते होंगे, कई तरह के यहाँ खाने बनते होंगे, कई इन दीवारों के आसपास कई खानों की महक आती होगी। मतलब वो भी एक वक्त होगा और आज भी एक वक्त है। तो इंसान की ज़िंदगी एक मट्टी की तरह है, मैं समझता हूँ। और ये हवेलियाँ जो है हमें हकीकत बताती हैं कि यार इंसान की ज़िंदगी की ये हकीकत है। तो और बाकायदा उनकी पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। आज की हमारी वीडियो है हमारी वीडियो है हिंदू फैमिली की पाकिस्तान में हवेलियाँ से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है अमीर हिंदू दीवान फैमिली की पाकिस्तान में हवेलियाँ से। स्टार्ट करते हैं। जम्मू के राजियां दी एमनाबाद बड़ी खूबसूरत हवेली ते अंदर 1947 का पिया समान अज भी अपने हवेलियां यहाँ से नीस्तो नाबूद हो गई। और एक वो पीछे हवेली अभी मौजूद है, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन ये जनाब एरिया जहाँ पर बहुत बड़ा महल था। दीवान गोबिंद साय के बड़े बेटे दीवान लखपत राय और दीवान लखपत राय के दो बेटे दीवान बुर्जलाल और दीवान दौलत राम, जो कि एमनाबाद की इन हवेलियों में जॉइंट फैमिली में रहा करते थे। आज ये हवेलियां, यहाँ के दीवान अमरनाथ रियासत जम्मू कश्मीर के ना सिर्फ गवर्नर रहे बल्कि वजीर खारजा भी रहे और वजीर आजम भी। उन्होंने यहाँ पर स्कूल कायम किया जहाँ आज भी उनके नाम की तख्ती लगी हुई है। ये जी तारीखी मंदिर यहाँ पर आज भी मौजूद है, लेकिन इनके अंदर क्या है ये आपको दिखाते हैं। ओए होए। दीवान शिवनाथ और दीवान लक्ष्मी दास का बेटा एमनाबाद और इसके आसपास का एक बड़ा जमींदार। अच्छा, ये वीडियो पूरी देखेंगे आपको समझ आएगी कि जो हवेलियां पहले कैसे हुआ करती थी, आज की साल में है, कौन से दीवान यहाँ पे रहा करते थे और कश्मीर को छोड़ के वो पाकिस्तान के छोटे से कस्बे में क्यों आबाद थे। ये सारी चीजें इस वीडियो में आपको पहली बार दिखाई जा रही है और बताई जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं औरंगज़ेब बेग एक नई वीडियो के साथ, नई कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज की वीडियो बहुत अहम है, बहुत खूबसूरत है और देखने वाली है, लिहाजा इसको स्किप मत कीजिएगा। मेरे कहने पे इसको सारी देखिएगा। मैं मौजूद ही इस वक्त, ये जो आप मंजर देख रहे हैं ये है ज़िला गुजरांवाला में बहुत ही तारीखी और पुराना बड़ा कस्बा एमनाबाद, जो कि गुजरांवाला से तकरीबन 10 किलोमीटर और लाहौर से तकरीबन 55 किलोमीटर दूर है। ये वहाँ पर हवेलियाँ हैं जो आपको ताज़ा तरीन फुटेज दिखाई जा रही है, आज भी इसी मौजूद हैं, ऐसी हालत में मौजूद हैं। लेकिन बहुत सारी हवेलियाँ यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। अब ये जो आप सामने हवेली देख रहे हैं ना, ये हमें बताया गया है कि ये जो दीवान गोबिंद साय थे, उनके बेटे दीवान लखपत राय और फिर उनके दो बेटे दीवान बुर्जलाल और दीवान दौलत राम इस हवेली के मुश्तरका मालिक थे और 1947 की पार्टीशन तक यहाँ पर रहाइश रखी, अपनी फैमिली के साथ रहे। यहाँ पर इस एरिया में 6-7 बड़ी हवेलियाँ थीं जो कि अब उनमें से अक्सर ख़त्म हो चुकी हैं। लेकिन ये जो हवेलियाँ भी आपको दिखाई जा रही हैं ये अपनी असली हालत में मौजूद हैं, ठीक है जी। और बहुत सारी यहाँ पर ख़त्म की जा चुकी हैं। यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये जो लोग थे दीवान, बहुत अमीर तरीन हिंदू, ये कश्मीर में क्या कहते हैं हिस्सादार थे और वजारतें उस्मा समेत बहुत अहम वजारतें यहाँ के जो एमनाबाद के दीवान हैं इनके पास रहीं। लेकिन सवाल यह है कि जब कश्मीर के ये मालिक थे, कश्मीर के ये हिस्सादार थे, तो ये मोड़ एमनाबाद से थोड़ा सा आगे जाके गांव एमनाबाद, कस्बा एमनाबाद, वहाँ क्यों रहते थे? तो ये लोग यहाँ पर अक्सर जो है ना अपनी फैमिली के साथ घोड़े, ऊँट और काफलों की सूरत में यहाँ से सियालकोट और सियालकोट से फिर जम्मू कश्मीर जाया करते थे। यहाँ पर बहुत बड़े रकबे थे इनके और ये आप देख सकते हैं ये जो हवेली यहाँ पर मौजूद है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किला नुमा हवेलियाँ यहाँ पर उन्होंने बना रखी थी। ये देखें, ये यहाँ से ख़त्म हो चुकी हैं। ये एरिया बहुत बड़ा 4 मंजिला हवेली थी और ये एक मौजूद है और एक ये मौजूद है। ये भी अंदर से बहुत वसी और रीज़ रकबे पे है, जहाँ पर फैमिलीज़ जो है ना वो माइग्रेटेड फैमिली जो इंडिया से 1947 को आए थे
वो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ख़ानदान आबाद थे। खैर अब तो बहुत सारे लोगों ने नए घर भी बना लिए हैं और ये हवेलियाँ आज कसम पुरसी में मुब्तला हैं। ओए हाय हाय, देखो जी कितने गए लोग हैं। इतना खूबसूरत काम लकड़ी का, लेकिन बिल्कुल तबाह हो गया। कोई बना सकता है आज ऐसी हवेली? मेरा नहीं ख्याल, 100% मुझे यकीन है कि ऐसा कोई मिस्त्री पैदा ही नहीं हुआ 1947 के बाद जो इस तरह का काम कर सके। या आप ये देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा महल था जिसकी दीवारें आप देख रहे हैं और ये छतें और बाकी कमरे टूट फूट चुके हैं, बल्कि नीस्तो नाबूद, और बच्चे यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे हैं। देखें जी, वक्त गुजर गया और ये खंडरात जो है ना वो रह गए। आने वाले चंद दिनों में यहाँ भी नए घर बन चुके होंगे। एक हवेली ख़त्म हुई और मेरा ख्याल यहाँ पे 10 घर बन सकते हैं। छोटी ईंट से बना ये काम, अंदाज़ा लगाया जा सकता है ये कितना पुराना है। और आज बच्चे यहाँ पर खेल रहे हैं जहाँ पर कभी राजे महाराजों के बाल बच्चा यानी कि उनकी जो फैमिली थी वो खेलती थी। आज यहाँ पर जो मर्ज़ी खेले, किसी को कोई पाबंदी नहीं है। एक ये हवेली है जनाब, ये थोड़ा सा क्लोज करके दिखाते हैं। ये जनाब यहाँ पर आज भी बहुत सारी तारीख़ी इमारतें मौजूद हैं जिनके अंदर लगे पुराने दरवाज़े, पुराने गेट और उस दौर की बनी पुरानी बालकोनियाँ जो कि उनकी फैमिली के लिए मखसूस थी। और आप जो है ना वो सब कुछ छोड़ छाड़ के 1947 को ये दरवाज़े देखें। ये दरवाज़े बहुत मज़बूत थे और आज भी ये बहुत अच्छी हालत में हैं। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उस वक़्त कितनी अच्छी लकड़ी थी। लेकिन अब जो है ना ये खंडरात में तब्दील होना शुरू हो गया है। बहुत सारे घर जो है ना लोगों ने नए बना लिए हैं और कुछ मिटाने का सिलसिला जारी है। दीवान शिवनाथ, दीवान लक्ष्मीदास का बेटा, एमनाबाद और उसके आसपास में एक बहुत बड़ा ज़िम्मेदार था। बहुत जागीर थी उसकी। 1888 यानी 1888 में दीवान के ओहदे से बर्खास्त होने पर लक्ष्मण दास का कश्मीर में जो जागीर थी वो हिस्सा जब्त कर लिया गया। कहा जाता है कि बाद में इसे दोबारा बहाल कर दिया गया जब इसे महाराजा का दोबारा कुर्ब हासिल हुआ, यानी कि ये नज़रों में आया और अच्छे काम किए, या आप ये कह लें कि महाराजा का एहसान इस पे हुआ और इसको दोबारा वो हिस्सा अलॉट कर दिया गया। उसका पोता दीवान धनपत राय इससे खूब एंजॉय उसने किया। अच्छा, दीवान धनपत राय ने कश्मीर रियासत में भी एक अपना नुमाया मुकाम हासिल किया। गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में उसने तालीम हासिल की और कुछ अर्सा वो फ़िरोज़पुर के मुख्तलिफ़ अज़ला में हुकूमत की जानिब से अज़ाज़ी असिस्टेंट कमिश्नर भी रह चुके हैं और कुछ अर्सा वो डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड पंजाब के दफ्तर के साथ भी मुंसलिक रहे। ठीक हो गया जी। अच्छा, 1912 में इन्हें रियाज जम्मू में वज़ीर वलायत मुकर्रर किया गया था और जंग अज़ीम के बाद इसने बड़ी तादाद में भर्ती और बड़ी रकम फराहम करके इंतज़ामिया की कीमती मदद की, यानी बहुत ज़्यादा इमदाद की जंग के बाद जब ज़रूरत होती है पैसे की। 1930 में दीवान धनपत राय को सूबा जम्मू का गवर्नर मुकर्रर किया गया, जिस ओहदे पर वो अपनी रिटायरमेंट से कबल 1 साल से ज़ायद तक फाइज रहे। ठीक हो गया। दीवान अमरनाथ 1893 से 1905 तक रियासत जम्मू के गवर्नर थे, जिसके बाद वो वज़ीर ख़ारजा जम्मू कश्मीर बने। ठीक हो गया जी। इस दौरान उन्हें राय बहादुर का भी खिताब मिला। 1919 में वो जम्मू कश्मीर के वज़ीर आज़म बने और अपनी वफ़ात यानी 1917 तक इसी ओहदे पर फाइज रहे। उन्होंने स्कूल बनाए और उस स्कूल में आज भी उनके नाम की तख्ती लगी है जिस पर लिखा हुआ है कि जी तमीर कुनंदगान दीवान अमरनाथ साहब फॉर मिनिस्टर रियासत जम्मू कश्मीर 1908। तो ये सारा कुछ आप जो है ना उनकी हवेलियाँ आप देख रहे हैं, ये सारी इमारतें बहुत हद तक जो है ना वो तबाह हो चुकी हैं, लेकिन आज भी अपने मालकों को शायद हसरत बड़ी निगाह से देख रही हूँ कि शायद हमें कोई देख ले कि जी जो आपने बड़ी मेहनत से हमारी तामीरात की थी, आज देखें हमारा क्या हाल हो गया है। कहा जाता है कि दीवान अमरनाथ को इनकी खिदमात के एवज़ गुजरांवाला के गिद्दोनवा में 10,000 एकड़ रकबा मिला, जबकि जम्मू कश्मीर में इनकी आबाओजदाद की जो जायदाद थी वो भी इनको मिली हुई थी। ठीक है जी। सड़कें बनवाई, स्कूल्स बनवाए और इसके साथ साथ वहाँ पर जो है वो डिस्पेंसरी
उस दौर में बनवाई। अच्छा, बात करते हैं दीवान गोबंद साय, जो कि बरतानवी राज में एक बहुत अहम शख्सियत थी, बहुत मशहूर थे और गुजरांवाला ज़िला में मुख्तलिफ इलाकों में 11,000 एकड़ अराजी के मालिक थे। उन्होंने अपने वालिद दीवान निहाल चंद को रियासत कश्मीर की तरफ से दी जाने वाली 4,000 रुपये की जागीर के साथ साथ उस रियासत की तरफ से 3,500 रुपये की जागीर भी हासिल की। उसके पास जम्मू में जायदाद भी थी जिसका बहुत अच्छा किराया आता था। उनके बड़े बेटे दीवान लखपत राय, जो कि मरहूम महाराजा रणबीर सिंह के कुछ अर्सा तक सेक्रेटरी भी रहे, बाद में वो तहसीलदार बने और फिर बाद में गिलगित के गवर्नर और वज़ीर वलायत भी रह चुके हैं, जहां इनका इंतकाल 1908 में हुआ। उनके छोटे भाई नारायण दास का भी उसी साल इंतकाल हो गया। दीवान लखपत राय के 2 बेटे बुर्जलाल और दौलत राम बाद में अपने ख़ानदान के सरबराह बने और सारी जायदाद जो एमनाबाद में थी वो उनके नाम हो गई। उनकी हवेली वो जहां जॉइंट फैमिली में 1947 की पार्टीशन तक रहते रहे वो आज भी मौजूद है, जिसके खुसूसी मनाजर आप अभी इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं। और ये जनाब वहाँ के टूटी फूटी बालकोनियाँ और ऊपर नक्शनुगार जो है दीवारों पर, वो भी अब आहिस्ता आहिस्ता अपने नकूश मिटा रहा है। लोग यहाँ पर नई तामीरात कर रहे हैं। उनकी जो जिनको ये हवेलियाँ अलॉट हुई थी अब ये खस्ता हाली का शिकार है और उनकी कोशिश है कि इनको गिरा कर या तो यहाँ पर नई तामीरात की जाएं या इनको रिपेयर किया जाए, लेकिन रिपेयर जो है ना वो कम की जा रही हैं, गिरा कर नई तामीरात करने का सिलसिला वो जारी है। खूबसूरत किस्म की जो हवेलियाँ हैं ये वाक़या हैं गुजरांवाला के बहुत ही तारीख़ी और नवाही कस्बा एमनाबाद, जिसको गुजरांवाला से भी ज़्यादा अहमियत हासिल थी सिर्फ़ इन दीवान ख़ानदानों की वजह से। इन्होंने ख़ुद ही यहाँ से एमनाबाद से सियालकोट और फिर कश्मीर तक सड़क बनवाई उस दौर में, जिसको दीवाना वाली सड़क कहा जाता है। ये धर्मकोट वाला जो सड़क है ना, जो एमनाबाद से धर्मकोट और फिर मुंडे की गुराया और यहाँ से होती है फिर दीवाना वाला चौक सियालकोट जाती है, तो वो इन्होंने ही ये सड़क बनवाई थी। ये दीवार देखें आप, वो छोटी ईंट से बनी 1 2 3 4 उससे भी ज़्यादा। वाह जी वाह, देखिए आप कितनी ज़्यादा तादाद में इसमें ईंटें जो है ना वो लगी हैं। और इसकी ये गारे की चुनाई है, मिट्टी की चुनाई से लगी हुई है अंदर, और बाहर जो है ना ये लगी हुई हैं वो जो सीमेंट होता है ना, मसाला, चूना मसाला, दालें वगैरह, उससे। और ये आज बिल्कुल खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं, जहाँ कभी चिड़ी पर नहीं मार सकती थी, यानी कि किसी की ज़रूरत नहीं थी इन हवेलियों की तरफ आने की। आज ये बिल्कुल एक आखिरी मराहल पे हैं। किसी वक्त ये जो आपको निशान दिखाए जा रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और फिर आने वाले चंद सालों में यहाँ पर बहुत सारे नए मकान बन जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सामने हवेली लेफ़्ट साइड पे जो है ये नई है और राइट साइड पे आधा नया मकान बन चुका है। ये देख सकते हैं आप, ये इसका मेन गेट था जो हवेली के अंदर आने के लिए, ये भी वही पुराना है, उसी दौर का बना हुआ। और यहाँ भी एक बहुत बड़ी हवेली थी। ये देखें नए घर बन चुके हैं। ये सारे इलाकों में हवेलियाँ थीं, 4-4 मंजिला बहुत ही खूबसूरत हवेलियाँ। यहाँ पर उन्होंने मंदिर भी तामीर करवाए थे। जो दीवान फैमिलीज़ यहाँ थी उन्होंने 4-5 मंदिर बनवाए हुए थे, जिनमें से आज भी वो मौजूद हैं। और ये एक मंदिर है जहाँ पर बुज़ुर्ग बैठे हुए हैं और आराम फरमा रहे हैं। ये मंदिर जनाब आज भी अपनी असली हालत में मौजूद है, बहुत ही तारीख़ी मंदिर। ये देख सकते हैं आप, ये जनाब बहुत बड़ा अमीर तरीन हिंदुओं का कस्बा, जो कि आपको यहाँ के दीवानों की जो है ना वो वीडियो, उनकी जो प्रॉपर्टी है जो जहाँ वो रहा करते थे वो दिखाई जा रही है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना है। फ़िलहाल आपको ये मंदिर दिखा रहा हूँ, अभी मैं मंदिर के अंदर भी जाऊँगा और अंदर का माहौल भी दिखाऊँगा कि मंदिर के अंदर इस वक्त क्या है। मंदिर का पुराना दरवाज़ा लकड़ी का बना हुआ और उसके दरमियान लोहे की चादर लगी हुई है। ये भी छोटी ईंट का मंदिर बना हुआ, ये कुछ इसको रिपेयर किया गया, ये इसके दरवाज़े और इसके ये सारी चीज़ें ओरिजिनल आज भी असली हालत में मौजूद हैं। गो के अब यहाँ पर वर्शिप नहीं होती। ये अंदर चलते हैं जी। अच्छा, ये बरामदा आ गया इस मंदिर का। ओए होए होए, ये जनाब आप देखें बहुत ही पुख्ता किस्म का टेंपल बना हुआ उस दौर का। देख, वाइट एंड ब्लैक जो है ना इसका फर्श है। ये भी वही पुराना असल
और ये दरवाज़ा जो मंदिर का ना ये बंद है, चाबी पता नहीं किसके पास थी। मैं थोड़ा सा इसको आपको इसका चक्कर लगा के बताता हूँ। ये अब ऐसा हवेली टाइप इसको यूज़ किया जा रहा है। ये देखें 3 मंदिर एक स्क्रीन में आपको नज़र आ रहे हैं, राइट, मिडल और एक ये जनाब एमनाबाद आपको दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर दीवान फैमिलीज़ की हवेलियाँ और उनके टेंपल जो उनके इस्तेमाल में थे वो सारे इस छोटी सी वीडियो में आपको मैंने दिखाए हैं। ये देखें 3 टेंपल आपको एक वीडियो में नज़र आ रहे हैं। ये देखें, वाह जी वाह। दोस्तों अगर आप अपने आबाओ-अजदाद की हवेलियाँ घर अगर उनके आपको याद हैं किस जगह पे तो देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ईमेल एड्रेस मैं आपको देता हूँ हर बार अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से मुझे ईमेल आप कर सकते हैं। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। औरंगज़ेब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। जी जनाब, अमेजिंग। पंजाब इसका मतलब है भरा हुआ है। हमने एक पिछली वीडियो देखी थी जिसमें टेंपल दिखाए गए थे, यानी कि काफ़ी सारे पुराने ओल्डेस्ट टेंपल थे। वो भी अपने आप में बहुत एक हैरानकुन वीडियो थी जिसमें हमने मतलब बहुत ही हैरान हुए थे कि हमने लाजमी वहाँ जाना है। अच्छा, ये एक और मतलब है कि दीवान असल में मैं ये समझता हूँ कि शायद कोई कम्युनिटी होती है हिंदुओं में, कोई कास्ट होती है, कोई दीवान कहा जाता है। डिटेल मुझे इतनी ज़्यादा नहीं पता। अक्सर यहाँ पर हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है कि जो अमीर लोग होते हैं, अमीर हिंदू होते हैं, उन्हें दीवान कहा जाता है। दीवान साहब, ये दीवान फैमिली है, इस तरह से है। सिंध में, कराची में काफ़ी लोग हैं। और कल परसों तो मतलब एक कमेंट भी ऐसा है कि आप लोग सिंधी हैं, कराची में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, आप लोग सिंधी हैं। तो मैं भी सिंधी हूँ और मैं जो हूँ फ़लानी फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, उस फ़लानी जगह रहता हूँ जो राजस्थान में शायद बता रहे थे या इस तरह से। लेकिन ये है कि दीवान सिंध में अभी भी हैं काफ़ी, और इतनी शान व शौकत इस बिल्डिंग की, इतनी शान व शौकत किसी ज़माने में रही होगी। एक वक्त होगा कि मतलब यहाँ पे रहने वाले किस ठाठ बाट से रहते होंगे। इन हवेलियों को देख के मैं ये समझता हूँ कि हमें ये सीखना चाहिए कि अब भी जो इनकी हालत है कि इंसान की ज़िंदगी कुछ भी नहीं है। इंसान अपने आप पे कितना एतराता है, इंसान पता नहीं ज़िंदगी में क्या क्या प्लानिंग करता है, क्या कुछ सोचता है। लेकिन कुदरत जो होती है, कुदरत का अपना एक निज़ाम है। हर शख्स ने आना है, हर शख्स ने जाना है। आपके पास दुनिया, जब इन्होंने ये हवेलियाँ बनाई हैं तो इसका मतलब है कि इनके पास दुनिया जहाँ की उस वक्त दौलत होगी। बाकायदा गुजरावाला से लेके कश्मीर तक अगर सड़क बना सकते हैं तो उनके पास क्या कुछ नहीं था। लेकिन आज अगर उनकी हवेलियाँ हम देखें, आज उनकी हालत देखें तो वो किस हालत में है, किस कंडीशन में है। कभी यहाँ पर मेरे ख़्याल में शायद एक हल्का सा कचरा भी नहीं होता होगा। कई लोग सफाई करने वाले होते होंगे, कई तरह के यहाँ खाने बनते होंगे, कई इन दीवारों के आसपास कई खानों की महक आती होगी। मतलब वो भी एक वक्त होगा और आज भी एक वक्त है। तो इंसान की ज़िंदगी एक मट्टी की तरह है, मैं समझता हूँ। और ये हवेलियाँ जो है हमें हकीकत बताती हैं कि यार इंसान की ज़िंदगी की ये हकीकत है। तो और बाकायदा उनकी पूरी हिस्ट्री बताई कि किस तरीके से गवर्नर थे, किस तरीके से मतलब उनका एक असर व रसूख था। लेकिन ये कि यहाँ पर भी उन्हें ये जगह अच्छी लगी थी या क्या लॉजिक थी कि वो यहाँ पर भी रहे, उन्होंने यहाँ पर मतलब है कि हवेलियाँ बनाई। अच्छा, दीवान से याद आ रहा है मुझे, दीवान गालिब भी है, मतलब पूरी बुक है उनकी दीवान गालिब के नाम से। दीवान अक्सर हिंदू फैमिली में मैंने ज़्यादातर सुना है दीवान कहा जाता है, और शायद बहुत अमीरों को कहा जाता है, बहुत रिच फैमिली से होती है उनको कहा जाता है दीवान। मुझे अभी इसको देखकर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है कि वाकई जब सेपरेशन हुआ तब कितना नुकसान हुआ, कितना कुछ बर्बाद हुआ, कितना कुछ खोया गया। और आज भी वो बर्बादी के जो मुजाहरे हैं वो हमें दिख रहे हैं। आज भी वो बिल्डिंग्स, वो जगहें, वो टेम्पल्स, अब आपने देखा होगा काटस राज का जो हमने एक वीडियो देखा था जिसके अंदर हमने देखा था कई टेम्पल्स जो बर्बाद हो गए बिल्कुल। यानी कि अभी भी वो देखने में सही लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं, उनकी देख रेख होती, उन पे वहाँ लोग आते, पूजा होती, आरती होती, तो वाकई आज भी आबाद होते हैं, आज भी वैसे ही होते हैं। लेकिन आज एक शख्स भी वहाँ पे नहीं है। तो मैंने उसमें भी यही सोच रही थी और मैं अभी भी दोबारा इस वीडियो में यही सोच रही थी कि जब सेपरेशन हुआ तो कितना बर्बाद हुआ, कितना कुछ बर्बाद हुआ, इंसानी जान अलग गई। फिर ये जगहें ऐसी साइट्स बर्बाद हो गई जो वाकई दुनिया को दिखाने लायक थी। उस टेम्पल्स में काटस राज वाला जो टेम्पल था उसके अंदर तो बाकायदा उसके बारे में बताया गया था कि कई टेम्पल्स हैं
कई साइट्स हैं, गुफाएं बनी हुई हैं, गार बने हुए हैं, पहाड़ों के अंदर घर बने हुए हैं, लेकिन कोई ना उनको एक्सप्लोर कर रहा है, ना जान रहा है, ना देख रहा है उसके पीछे क्या नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन, कोई भी नहीं। इसे आज तो हम देख भी पा रहे हैं, लेकिन हमारे बाद वाली जो नस्लें होंगी शायद वो देखने से भी महरूम हो जाए, उन्हें दिखेंगे भी नहीं। क्योंकि जिस तरीके से ये कस्मा पुरसी की हालत में है, जिस तरीके से ये ऐसा लगता है आने वाले कुछ ही अरसों में ये ज़मीन बोस हो जाएंगी। ये हवेलियों की अभी मैं बात करती हूँ, टेम्पल तो फिर भी बहुत अच्छी कंडीशन में लग रहे थे मुझे, लेकिन हवेलियों को देखकर काफ़ी ऐसा लग रहा था 2 हवेलियाँ बराबर में थी, तो बराबर वाली हवेली तो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुकी है और नया घर भी बन चुका है। ये वाली जो है इसमें भी ऐसा है कि उन्होंने बताया कि ऐसा सिलसिला जारी है कि इसको गिराया जाता है और नई इमारत बनाई जाती है। तो मैं सोच रही हूँ कि इसके जो ऑनर्स हैं, जैसे कि बता रहे दीवान साहब इसके ऑनर्स हैं, तो उनकी नस्लें आगे की होंगी यकीनन। तो क्या ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि वो आएँ, क्लेम करें, उनकी प्रॉपर्टी उनको दे दी जाए, या फिर अगर इसको बेचा जाएगा तो ये जो ज़मीन का रकबा है या ये जो हवेली वाला साइट है इसको बेचा जाएगा तो किस तरीके से लैंड को बेचा जाएगा, कौन लोग होंगे जो इसकी देख रेख करेंगे या इसको बेचेंगे, या क्या इसके पीछे होगा एक लंबा चौड़ा प्रोसीजर जो भी है। लेकिन मेरे दिल में यही आ रहा था कि जो प्रॉपर्टी जिसकी है, कोई ऐसा रूल, कोई ऐसा रेगुलेशन, कोई ऐसा कानून, कोई ऐसा लॉ ऑर्डर कुछ ऐसा होता कि जो जिसकी ज़मीनें थी वो उसको दे दी जाती, वो उसको मिल जाती, वो इस तरीके से तबाहाली का या बर्बादी का शिकार नहीं होती। अच्छा, ये अपने आप में देखकर इन हवेलियों को ऐसा लगता है 4 मंजिला हवेली, 5 मंजिला हवेली, कि शायद कोई आसाइश नहीं छूटी है। एक दीवार, इतनी चौड़ी दीवार है, उन्होंने बताया 5 बारिश से भी ज़्यादा की दीवार थी वो, इतनी मजबूत कि वो उसकी ईंटें हिला भी रहे थे ना तो वो ईंटें हिल नहीं रही, यानी कि अभी भी काफ़ी मजबूती है इनमें। बिल्ड किया जाए, इनको सही से संभाला जाए तो अभी भी इनको बचाया जा सकता है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे ये सिलसिला जारी है कि इनको गिराया जाता है और नए तर्ज की इमारतें बनाई जाती हैं। अच्छा, आगे 2 ही कदम आगे चल के भी दिखा रहे हैं, एक हवेली और है, अंदर जाके एक मंदिर भी दिखाया, वहाँ पे बिल्कुल वो भी सुनसान पड़ा हुआ है, एकदम वीरान पड़ा हुआ है, लेकिन वो मंदिर भी है। तो मुझे वाकई दिल में बहुत तकलीफ़ हो रही है देखकर कि कितनी बर्बादी हुई, कितना कुछ बर्बाद हुआ। जब सेपरेशन हुआ था तो उस वक्त ये रूल था कि यहाँ से कोई वहाँ लोग जा रहे हैं और वहाँ से यहाँ आ रहे हैं, तो उसी बराबर की प्रॉपर्टी दी जा रही थी। मिसाल के तौर पर कोई एक मिठाई वाला था और या उसका एक घर भी था, तो वो मिठाई की उसकी चलती हुई कोई अच्छी शॉप थी, तो यहाँ पर कोई अगर हिंदू था वो यहाँ से छोड़ के वहाँ जा रहा था तो दोनों की हिस्से के बराबर का उनको दिया गया। वो तो मुझे पता है, लेकिन तो ये बर्बाद हो रही है ना, तो इनके हाँ, लिए कुछ करना चाहिए था कि ये इस तरीके से ज़मीन बोस नहीं होती, ये बर्बाद नहीं होती, इनको कहीं ना कहीं किसी के हाथ तो सौंपा जाता या उनसे पूछा जाता, उनको दिया जाता, किसी भी तरीके से कोई भी रास्ता निकाला जाता। वो तो मुझे पता है कि बराबर की प्रॉपर्टी दी गई थी, मकान छोड़ा, जितने 80 गज़ का मकान छोड़ा था 80 गज़ का वहाँ मिलेगा, एक शॉप छोड़िए तो शॉप वहाँ मिलेगी, वो तो मुझे भी पता है, लेकिन ये बर्बाद कैसे हुई ये नहीं समझ में आता मुझे, क्योंकि किसी ने देख रेख नहीं की। तो यही है कि ये वो चीज़ें थी जो गवर्नमेंट को आसार कदीमा में डालनी चाहिए थी, या जिनका कोई वाली वारिस ही नहीं था, किसी को दी नहीं गई होंगी, और उसके बाद आज ये खंडरों की सूरत इख्तियार कर गई है। जब तक किसी जगह का कोई प्रॉपर मालिक नहीं होता तो वो बच जाती है। ये बची हुई इस वजह से है कि इसका कोई मालिक नहीं था और ना इस पे देख रेख इसकी कोई गवर्नमेंट ने तो करनी नहीं है देख रेख। और कुछ हवेलियाँ जो हैं वो अगर टूट के नए घर बने हैं तो कहीं ना कहीं उनका कोई क्लेम किया होगा किसी ने, फिर वो आए होंगे, उन्होंने बेच दी होगी, उन्होंने यहाँ रहना तो है नहीं, उनके आए होंगी नस्लें, उन्होंने कहा होगा ठीक है यार हमें ये पैसे दे दिए जाएँ और बस हम चले जाते हैं। तो इस तरह से अब जिन हवेलियों के नहीं आए होंगे आने वाली नस्लों वाले तो वो फिर उसी तरह से ना इधर जा रही होंगी ना उधर जा रहे होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनका फैसला होना ही होगा, जाहिर सी बात है। अच्छा, ये ऐसी हवेली है इतनी आलीशान है कि एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता था, वो वीडियो में बता रहे हैं। इनका कोई वाली वारिस नहीं है, या ऐसे ही मतलब कह तो रहे हैं कि हसद भरी निगाहों से देखती होंगी अपनी मालिकान की तरफ कि शायद वो आ जाए, शायद वो देख लें हमें, शायद वो उनको याद आ जाए कि कितने प्यार से उन्होंने हमें बनाया था। लेकिन उसकी जो अभी भी अंदाज़ा हो रहा है कि किसी ज़माने में बहुत बड़ी एक शान और शौकत रही होगी, जब घर नहीं होते थे, मिट्टी के घर होते थे, मतलब नॉर्मल घर, कच्चे घर बनते थे, उस टाइम में ये हवेलियाँ बनी हैं, 200 250 साल पुरानी बता रहे हैं। तो क्या मतलब है कि कहाँ से दूर दूर से ये दिखती होंगी, बाकायदा लोग इन्हें देखने आते होंगे। मैं जहाँ तक किले की तरह बिल्कुल लगी थी, वाकई बिल्कुल
ऊंची जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ तक, और बना हुआ जैसे उन्होंने कहा लकड़ी का बड़ा अच्छा काम हुआ है, नक्शो निगारी बड़ी अच्छी हुई है कि वाकई आप सही कह रहे हैं कि एरिया की सिर्फ ये बिल्डिंग से ये हवेलियाँ ही एरिया की शान शौकत बढ़ाती होंगी। वो कह रहे हैं कि गुजरावाला से ज़्यादा मशहूर जगह ये एमनाबाद है, ये जगह थी इसी वजह से, इन हवेलियों की वजह से। अच्छा, वो भी कोई ऐसी बात नहीं है कि लल्लू पंजू चीज़ थे, वो खुद वज़ीर कश्मीर थे, तो जाहिर सी बात है उनको फिर उन्होंने इतना काम किया। उन्होंने बताया कि उन्होंने काफ़ी दान किया, काफ़ी पैसे से मदद की, काफ़ी लोगों के काम आते थे, बहुत अच्छे काम करते थे, तो उनको उसकी एवज़ में 10,000 एकड़ ज़मीन मिली यहाँ पे। और फिर एक इंसान कितना पावरफुल होगा कि आप सोचें थोड़ा सा कि वो सियालकोट से कश्मीर तक का रोड बनवा दे अपने ही बलबूते पे, तो वो वाकई कोई आम चीज़ तो नहीं होंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो थी। दोबारा किसी और के साथ से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।